नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो कक्षा 12th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। लास्ट जो अपने चैप्टर के अंतिम अंत में ये जो काल रेखा दी हुई है, काल रेखा 1 और 2, दो काल रेखा यहाँ पे हमको दी गई। इसमें एक तरह से पूरे चैप्टर का सार हम कह सकते हैं या फिर महत्वपूर्ण डेट्स और वो फैक्ट हम इसमें से याद कर सकते हैं वापस एक क्विक रिवीजन टाइप से। तो यहाँ पे प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विकास की काल रेखा दी गई है कि किस किस काल में किस किस तरह से विकास हुआ राजनीतिक और आर्थिक। तो लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व, टॉपिक भी हमारा 600 ईसा पूर्व से शुरू होकर 600 ईस्वी तक का है। तो 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में हमारी धान की रोपाई, गंगा घाटी में नगरीकरण, महाजनपद और आहत सिक्के, ये जो चीज़ें हैं ये विकसित हुई है। धान की रोपाई मीन्स कृषि के अंदर जो है विकास हो गया था। धान की रोपाई से कृषि का जो कार्य काफ़ी बढ़ गया था। गंगा घाटी में नगरीकरण होने लग गया था। मगध वगैरह जो है इनमें महाजनपद काल भी इसी काल में माना जाता है और आहत सिक्के जो प्रथम सिक्के माने जाते हैं वो भी इसी काल में विकसित हुए थे। फिर आता है 500 से 400 ईसा पूर्व। तो मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़। अब नगरीकरण तो शुरू हो गया था लेकिन सत्ता पर पकड़ और उसका जो उत्कर्ष होना शुरू हुआ वो लगभग 500 से 400 ईस्वी के बीच में हुआ। फिर यहाँ पर 327 से 325 ईसा पूर्व सिकंदर का आक्रमण होता है भारत पर। इस डेट को आप बहुत याद रखना ध्यान से। 327 से 325 ईसा पूर्व के अंतर्गत कई बार सिकंदर के आक्रमण होता है। 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण या फिर एक तरीके से मौर्य साम्राज्य की स्टार्टिंग यहाँ से। और 272 या फिर 268 यहाँ पे देखिए इतिहासकार खुद कंफ्यूज हैं, एनसीईआरटी खुद कंफ्यूज है। तो हम एग्ज़ाम में कैसे मतलब दो डेट हमें मिल जाए तो कैसे करेंगे? ऑप्शन पर निर्भर करता है। अगर ऑप्शन में 72 है तो वो लेना है और 68 है तो वो लेना है। एनसीईआरटी में दोनों ही दिए गए हैं तो हम दोनों को ही ऑप्शन के हिसाब से चूज़ करेंगे। तो 268 से लेके 231 231 ईसा पूर्व अशोक का शासनकाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। और लगभग 185 ईसा पूर्व में मौर्य समाज का पूरी तरह अंत हो जाता है। इतना शक्तिशाली और इतना होने के बाद भी ये बहुत ही कम समय चला। लगभग 200 से 100 ईसा पूर्व पश्चिम उत्तर में शक शासन हमने देखा था गुजरात की साइड में। दक्षिण भारत में चोल चेर पांड्य मैंने आपको मैप के अंदर बताए थे। और दक्कन में सातवाहन। इनका जो उत्कर्ष है वो 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक। और लगभग सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी तक, यानी 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, कुल मिला के 300 साल हो जाते हैं यहाँ पे। पश्चिम उत्तर के शक, मध्य एशिया के लोग, शासक, रोमन व्यापार और सोने के सिक्के। रोमन व्यापार शुरू हो गया था शक शासकों के साथ। सोने के सिक्के प्रचलन में आ गए थे। 78 ईस्वी बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है इतिहास के अंदर। कनिष्क का राज्यारोहण और यहीं से कनिष्क जो है शक संवत का प्रारंभ करता है। और लगभग 100 से 200 ईस्वी। अब ईस्वी में आ जाते हैं हम तो यहाँ पे सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमिदान के अभिलेख के प्रमाण हमें मिलते हैं। 320 ईस्वी गुप्त शासन का आरंभ और 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य का। कुछ कुछ मिलते जुलते हैं ना, तो इस तरीके से हम इनको इंटरकनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश का स्टार्टिंग और 320 ईस्वी से गुप्त शासन। 335 से 75 समुद्रगुप्त का काल, प्रयाग प्रशस्ति जो इसके काल में मिलती है बहुत ही इम्पोर्टेंट काल है ये भी। 375 से 415 चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्त द्वितीय, दक्कन में वाकाटक, प्रभावती गुप्त का काल। और 500 से 600 ईस्वी कर्नाटक में चालुक्यों का उदय हो जाता है। तमिलनाडु में पल्लवों का उदय। कर्नाटक में चालुक्य और तमिलनाडु में पल्लव, ये भी इम्पोर्टेंट है। 606 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण होता है और 647 ईस्वी तक कनौज के राजा हर्षवर्धन और चीनी यागी स्वान-सांग या हेन-सांग, ये हर्षवर्धन के काल में आता है। और हर्षवर्धन कनौज के राजा से, ये भी आपको याद रखना है।
और लगभग 712 ईस्वी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, अरबों की सिंध पर विजय। जो अरब है वो सिंध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं लगभग 712 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ डिक्लेयर भी किया गया है कि आर्थिक विकास का शुद्ध काल निर्धारण आसान नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं होता है, इसलिए ये यहाँ पे ऐसे दे रहे हैं कि साथ ही उपमहाद्वीप की अनेक भिन्नताएं हैं जिन्हें काल रेखा में इंगित नहीं किया गया है। विशेष विकास के विशिष्ट काल का उल्लेख किया गया है। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि निश्चित नहीं है, तो राज्यारोहण की तिथि के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह तो यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम इसको मान सकते हैं कि इस पे भी एक क्वेश्चन मार्क होता है। अब देखिए काल रेखा 2, अभिलेख शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति। वो तो था हमारा आर्थिक और राजनीतिक विकास, ये है हमारा जो विकास है अभिलेख शास्त्र के अंदर का, किस किस तरह से कैसे हमने जो विकास प्राप्त किया है। सबसे प्रथम 18वीं शताब्दी के अंदर 1784 ईस्वी बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब होता है, तो 1784 ईस्वी। और फिर आती है 19वीं शताब्दी, तो इसमें 1810। इस पूरे दशक में क्या होता है, कॉलिन मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भाषा के 8000 अभिलेख एकत्र किए। ये पॉइंट्स आपको चैप्टर में नहीं दिए गए हैं, यानी जो कुछ छूट गया है चैप्टर में या कुछ रिवीजन सब कुछ मिला मुले कर आपको यहाँ पे एक सारणी दी गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1838 हमने देखा था जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का अर्थ लगा लिया था, यानी इस लिपि को पढ़ लिया था। 1838 भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है। 1810 के दशक में क्या हुआ था, मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भाषा के लगभग 8000 अभिलेख एकत्र किए। फिर 38 में पढ़ा किसने, प्रिंसेप ने। फिर 1877 इसमें एलेक्जेंडर कनिंघम ने अभिलेखों के एक अंश को प्रकाशित किया। यहाँ पे पढ़ा गया है प्रकाशित किसने किया, कनिंघम ने 77 में। फिर आ जाता है 86 दक्षिण भारत के अभिलेखों के शोध पत्र एपिग्राफिया कर्नाटिका का प्रथम अंक यहाँ पे प्रकाशित होता है 86 में। और 88 में एपिग्राफिया इंडिका का प्रथम अंक, ये भी आप याद रखना थोड़ा। फिर आता है 20वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 20वीं शताब्दी में 1965 और 66 के अंदर DC सरकार ने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी प्रकाशित की। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बुक का नाम आपको दे देंगे, इंडियन एपिग्राफी एंड एपिग्राफिकल ग्लोसरी बुक किसकी है, DC सरकार की है। 20वीं शताब्दी 1965-66 में प्रकाशित हुई है। तो चलिए ये दो छोटी छोटी काल रेखाएं बच गई थी हमारी, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना NCERT के अंदर पीछे वाले, जो मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं ना लोग, UPSC या फिर अपनी स्टेट PCS वगैरह की, उनमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इन क्वेश्चन के ऊपर लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत काम आते हैं ये। और इनके आंसर भी आपको NCERT की साइट पे मिल जाते हैं। फिर कंप्लीट होता है इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर। तो कल फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट थर्ड चैप्टर के साथ। इसी तरह पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, औरों को भी जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर मिलते हैं।